लर्निंग विद A2 पर आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बायो का सिलेबस पढ़ाया था कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और क्या इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में मैं आज आपके सामने एक नई क्लास, जिसमें आज बायो का मॉडल पेपर चलेगा जो क्लास 12th के लिए यूज़फुल होगा। तो आज मैंने बायोलॉजी की क्लास में आपको इस बायोलॉजी क्लास में मैंने आज आपके सामने ये क्वेश्चन बताएंगे कि बच्चे कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है, मैंने सब यहाँ पे आज आपकी क्लास में जो है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में लिख रखा है बोर्ड पर ये बता रखा है, देखो ये इधर बता रखा बोर्ड पे कि आपका सबसे पहले जो होता है वो अनुक्रमांक होता है, आपका अपना रोल नंबर डालना होता है इस पेपर पर। पेपर के साथ में आपको क्या लिखना होता है, नाम लिखना होता है। ठीक है, ये 342 MF कोड होता है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। यहाँ पे आपका जो सन है, आपकी उस सन लिखी हुई आएगी, जैसे कि 2022, 23, 24 या 25 जो भी है सन, वो सन लिख के आएगी यहाँ पे। जीव विज्ञान आपका पेपर करा रहे हैं हम, समय 3 घंटे 15 मिनट मिलता है और पूर्णांक की बात करेंगे तो 70 नंबर का पेपर होता है। निर्देशांक आपको पढ़ने चाहिए, निर्देश आपको पढ़ने चाहिए कि निर्देश क्या होते हैं। निर्देश ये होते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट, ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। हर एक कोई सा भी एग्जाम हो आपका, हर एक एग्जाम में जो निर्देश होते हैं वो हर किसी के अपने अपने अलग होते हैं। तो आपको सबसे पहले यही बात पढ़ लो कि क्योंकि ये वाला पॉइंट तो सब समय सेम होगा कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के मिलते हैं, लेकिन ये आगे जो 2 या 3 पॉइंट जो होंगे ये हर किसी क्वेश्चन पेपर के अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला नंबर 2 अगर बात करें हम निर्देश की, तो सबसे दूसरा नंबर लिख रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि इसमें 9 प्रश्न होंगे, 9 के 9 अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर पुस्तिका में नामांकन चित्र बनाइए। जहाँ पे क्वेश्चन पर बायोलॉजी में जहाँ जिस भी क्वेश्चन पर आपको चित्र पूछे तो आपको वहाँ पर चित्र बनाना है। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आगे आपको वो आता है बहुविकल्पी प्रश्न। सही है, बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है। स्त्री केसर का भाग नहीं है, तो पुष्प की बात कर रहा है। पुष्प का जो स्त्री केसर होता है वो स्टेप से बनता है, स्टेप से। देखो ये पुष्प का स्त्री केसर होता है। ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। यहाँ पे परागनली होती है, यहाँ पे क्या होती है? परागनली होती है। और ये इसके वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अंडाशय, जहाँ बीज का और फल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यार निम्न से ये जो चित्र बनाया हमने, ये क्या है? ये सब जो भाग है इसको बोलेंगे बच्चे स्त्री केसर। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? इसे बोलेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर में अगर हम बात करेंगे तो देखो निम्न में से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो वर्तिका भी है भाग और वर्तिकाग्र भी है, अंडाशय भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? परागकण। तो अगला क्वेश्चन में जाकर देखते हैं, जीन पर उपस्थित होते हैं। तो जीन पर उपस्थित होते हैं, देखो जीन पर माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होती है और जीन पर गुणसूत्र भी उपस्थित होते हैं और जीन पर हरित लवक भी उपस्थित होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मेंडल के कार्यों को पुनः खोजा? मेंडल के कार्य को निम्नलिखित में से किसने खोजा? तो बार्टसन ने जो खोज की थी वो किसकी की थी? DNA की खोज की थी। जबकि ई स्ट्रासबर्ग ने जो खोज की थी वो गुणसूत्र की थी। लेमार्क ने जो बताया था कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया था लेमार्क ने। तो ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। सही है बच्चे, क्योंकि DNA की खोज किसने की थी? बार्टसन ने। सही है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्टेनबर्ग ने। और जीवन की उत्पत्ति की खोज किसने की? जीवन की उत्पत्ति की खोज की अगर बात करें तो किसने की थी? वो करी थी हमारे पास लेमार्क ने। तो ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा? बॉन सेरमॉन। ठीक है, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था कहाँ पर? असम में, महाराष्ट्र में, गढ़वाल में और बेंगलुरु में। तो ये उत्तराखंड के जिले गढ़वाल में क्या गया था? चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो फिर अगला क्वेश्चन लिखा होगा ऊपर आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि निश्चित माने ये हो गया कि आपको 1 नंबर का प्रश्न है जो आपको एक ही लाइन में हिस्सा 10 शब्दों में देना होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है परागण को परिभाषित कीजिए, परागण को परिभाषित कीजिए। तो मैंने आपको अभी चित्र बनाया था, ये स्टेप से चित्र बनाया था। देखो ये स्त्री केसर का भाग है जिसको जयांग बोलते हैं, स्त्री केसर का भाग है। यहाँ पर क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र। इस पुष्प में यहाँ से जो है
पुमंग, ऐसा क्या है बताओ, ये पुमंग होता है। ये पूरा भाग क्या है, पुमंग, जिसको बोलते हैं हम पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ये वाला भाग जो इसको बोलेंगे परागकण, इसे बोलेंगे परागण। परागण में जो होते हैं क्या होते हैं, परागण जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण। तो परागकणों का परागकोश तक, देखो परागकणों के परागकोश से, इसको बोलेंगे परागकोश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परागकोश। तो परागकणों को, ये जो है इसके अंदर क्या है, परागकण है, ये क्या है, परागकण। परागकणों के परागकोश से वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी हमारे पास, परागण कहलाएगी। तो ये जो क्रिया हो रही है इसको बोलेंगे हम परागण। क्या बोलेंगे इसको, परागण। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाले डीएनए को क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं पुनर्योजन डीएनए, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। वृषण के दो प्रमुख कार्य बताइए। तो वृषण जो होता है ये नर जनन तंत्र होता है, इसका भाग होता है। उसका वृषण की अगर बात करेंगे तो किसके क्या कार्य होते हैं, नंबर 1 की बात करेंगे तो ये शुक्राणु का निर्माण करता है। नंबर 2 की बात करेंगे तो किसका निर्माण करता है, ये हार्मोन्स का निर्माण करता है। तीसरे क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करेंगे, वंशगति का क्रमोसोवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सटन तथा बोबरीन ने सन 1902 में इसका सिद्धांत क्या करता है, प्रतिपादित किया था। स्तंभ कोशिकाओं का कार्य लिखिए, स्तंभ कोशिकाओं का कार्य लिखिए। तो स्तंभ कोशिका क्या होती है, स्तंभ कोशिका आजीवन शरीर में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो स्तंभ कोशिका क्या होती हैं, जो शरीर में रुधिर कोशिकाओं का करती है, निर्माण करती रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ कोशिका बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर जो तीसरा बनना है वो कितने नंबर का बनना है, वो 10 नंबर का बनना है, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। टोटल नंबर कितने मिलेंगे इसमें, 10 नंबर मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिख रखा है, तीसरे का क्या है, सही है, अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। आपको मिनिमम इसमें कम से कम 25 वर्ड लिखने हैं, कम से कम मिनिमम 25 वर्ड लिखने, क्योंकि क्वेश्चन क्या नंबर का, 2 नंबर का। तो कम से कम आपको 25 वर्ड लिखने हैं उत्तर में आपकी। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे लिख रहा है, देखो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ है, या प्रोटोजोआ परजीवी है, जिसके द्वारा अमीबीय पेचिश बीमारी होती है। रोकथाम की अगर बात करेंगे कि इसका नियंत्रण कैसा हो, नियंत्रण बोलो तो रोकथाम कैसा होगा, आसपास सफाई रखनी चाहिए घरों के, और एमेटिन और या फ्यूमेजिलिन आदि मेडिसिन का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरे का 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। सहजीविता और परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीविता वो होता है जो दूसरे पर डिपेंड करता है, सहजीविता वो होता है जो खुद पर डिपेंड करता है। देखो सहजीविता किसे बोलते हैं, यह धनात्मक प्रतिक्रिया है। ये क्या है, धनात्मक प्रतिक्रिया। तो क्या बताओ, ये ऋणात्मक प्रतिक्रिया है। तो सहजीविता की अगर बात करेंगे तो ये धनात्मक पारस्परिक क्रिया है, जिसमें 2 या 2 से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ होते हैं, जिसमें किसी को भी हानि नहीं होती और दोनों क्या होता है, फायदा होता है। उसे क्या बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं। परंतु परजीविता बोलेंगे, परजीविता कैसे बोलते हैं, जिसमें जो ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है, जिसमें एक जीव को क्या होती है, हानि होती है। परजीविता देखते हैं, यह विषमपोषी जीव है। विषमपोषी जीव कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, परंतु दूसरे के शरीर पर रहकर या दूसरे के बनाए हुए भोजन पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे कि मानव या और भी, जैसे कि मान लो कि जानवर जो जीवधारी होते हैं, जब सब क्या हो, दूसरे भोजन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विषमपोषी जीव बोलते हैं। तो परजीविता जो होती है विषमपोषी जीव है। लिख भी रखा है जगह, विषमपोषी जीव जो परपोषी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः जो निश्चित जाति के जीव से ही पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परजीविता बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस साल बोर्ड में। अब क्या आगे बात करते हैं, कोडॉन एवं एंटी कोडॉन, ये हमारे पास इसकी बात करेंगे तो ये कोड है। चलो आगे बात करें, कोडॉन एवं एंटी कोडॉन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोडॉन की बात करेंगे, यह mRNA पर स्थित होता है। एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश देने वाले 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह प्रकुटन या कोडॉन कहलाता है। तो यहाँ लिख रखा है, देखो एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश देने वाले 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह प्रकुट या कोडॉन कहलाता है। एंटी कोडॉन क्या है, तो यह tRNA पर स्थित होता है, यह mRNA पर स्थित कूटों से क्या होता है, जुड़ी होती है। तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर
तीसरे की घ की बात करेंगे। देखो, भारत के किन्हीं दो कृषि संसाधनों के नाम बताइए। ठीक है, तो भारत में कहाँ कहाँ दो कृषि संसाधन पाए जाते हैं उनके नाम बताइए। तो एक तो पाया जाता है दिल्ली के अंदर और एक पाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। तो मैंने दोनों लिख रखे हैं, नाम ही पूछ रहा है कि उसके पूरे नाम बताइए। तो यहाँ लिख रखा है, देखो यहाँ पर लिख रखा है इसने, नंबर 1 पे लिख रखा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, जिसको जो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा लिख रखा है पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। तो दो भारत के कृषि संसाधन जो कि हमारे पास एक न्यू दिल्ली में है और एक कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तीसरे की डे क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, बाहितमल प्रदूषण क्या है? बाहितमल प्रदूषण क्या होता है? जो घरों से निकलने वाला प्रदूषण होता है, जो नालियों के द्वारा समुद्र में जाता है, उससे बोलते हैं बाहितमल प्रदूषण। और जो हमारे द्वारा किए गए प्रक्रिया के द्वारा जो प्रदूषण हो जाता है, जैसे कि थैली फेंक देना या कोई भी कबाड़ा फेंक देना तालाब के अंदर, कहीं भी नदी के अंदर फैल जाना, जो वहाँ पर जो गंदगी जा रही है उसको बाहितमल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा ही हमारे पास सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जो कि पानी को कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। अगर देखते हैं, देखो बाहित मल प्रदूषण क्या है? तो घरों से निकलने वाले अपशिष्ट तथा व्यर्थ जल में मल मूत्र, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा मल में पाए जाने वाले अनेक जीवाणु होते हैं, जिसे बाहित मल प्रदूषण कहते हैं। तो देखो यहाँ लिख रखा है कि घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ तथा व्यर्थ जल में हमारे कार्बनिक अकार्बनिक और मलमूत्र आदि प्रक्रिया उसमें मिक्सचर होती है जल के अंदर, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, बाहितमल प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी प्रश्न यह है कि आपका 5वां, 6ठा, 7वां, सॉरी आपका 4, 5, 6 आपका तीनों 4, 5, 6 जो क्वेश्चन होगा 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। और उसमें कम से कम बता रहा हूँ आपको 40 से 45 शब्द तो आपको लिखने होंगे। सही है, 40 से 45 शब्द या लगभग आपको 60 शब्द को आपको लिखने होंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 उसके भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको कम से कम 50 से 60 शब्द लिखने होते हैं। और जहाँ पे ग्राफ बोलेगा सिर्फ ओनली वहाँ पे ग्राफ लिखना, जैसे कि मैं आपको देखो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जब स्टार्ट होगा तो उस जगह स्टार्ट हो जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिख रखा है, जे भार के पिरामिड का नामांकन चित्र बनाइए। ये वाला क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो आप तैयार करके जाओ, मस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो मस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पिरामिड ऑफ बायोमास, एक पिरामिड ऑफ एनर्जी और एक पिरामिड ऑफ नंबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको याद ही करके जाने। पिरामिड तो आपको याद करके जाना है कि आपको जो है 2 में मिलेगा, 3 में मिल जाएगा, 3 में ना मिलेगा 7 में मिल जाएगा। तो पिरामिड तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, सारे पिरामिड के चित्र पढ़ के जाने हैं आपको। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है, चौथे का क्या है, चौथे क्या क्या अगर हम बात करेंगे, देखो तो यहाँ लिख रखा है जे भार पिरामिड का नामांकन चित्र बनाइए। केवल चित्र बनाना है हमें। तो मैंने इधर हाथ चित्र बना रखा है पिरामिड ऑफ बायोमास। सबसे पहले देखो, घास या पेड़ पौधे जो होते हैं, घास या पेड़ पौधों को जो खाता है वो मेंढक खाता है, या हम मान लो खरगोश खा जाएगा। क्या खाता है, खरगोश, या टिड्डा लिख दो, क्या लिख दो, टिड्डा। उत्पादक कौन होता है, जो कि ये जो होगा हमारे पास स्वयंपोषी होगा। स्वयंपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयंपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे कि पेड़ पौधे और जो घास बनेंगे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब उत्पादक हैं। इस पर डिपेंड रहते हैं ये सारे, इस पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। लेकिन सारे जब ये बने जब तो ये बनेगा। तो ये पेड़ पौधे या घास जो होते हैं ये स्वयंपोषी पोषण, बाकी ऊपर के जो होंगे वो विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो देखो उत्पादक में घास पेड़ पौधे हैं। घास पेड़ पौधों को मेंढक वगैरह या खरगोश या टिड्डा वगैरह खाएगा। मेंढक की अगर बात करें, सांप की अगर बात करें तो सांप टिड्डा या मेंढक को खाएगा। और सांप को जो खाएगा वो कौन खाएगा, वो खाएगा बाज। तो ये होता है पिरामिड का चित्र। पिरामिड का चित्र डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि उत्पादक जो हो गया वो घास हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता जो हो गया वो कौन हो गया, मेंढक हो गया, द्वितीय उपभोक्ता सांप, और सर्वोच्च उपभोक्ता क्या हो गया, बाज हो गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और ये जो पिरामिड बना है, देखो ये जो बना है पूरा पिरामिड, ये जो पूरा पिरामिड बना है आपको इस टाइप से पिरामिड बने हुए होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बायो का बहुत ईजी क्वेश्चन होता है पिरामिड का क्वेश्चन तो आपको पढ़ कर जाना है। पिरामिड का क्वेश्चन ये तो मैं 100% श्योर कह रहा हूँ, एक ना एक पिरामिड आपको 101% रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन की क्या की अगर बात करते हैं, प्रतिरक्षी क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। प्रतिरक्षी हमारी बॉडी की जो ताकत होगी, जो पूरा बॉडी जो बनी पड़ी है उसमें दिन भर में
दिन भर में हमारी प्रक्रिया होती रहती हैं और रोगजनक जो रोग उत्पन्न करते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्लेट हेलमिंथी जो रोग उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर पर आकर चिपकते रहते हैं या लगते रहते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर उनको करती नष्ट कर देती है हाथों हाथ। जो अंदर एंट्री कर लेता है सूक्ष्म जीव, फिर वो क्या करता है, बीमारी फैलाता है। तो उस जगह उस जगह जो हमारे पास इम्यूनिटी, हमारे पास जो प्रतिरक्षा होती है वो थोड़ी कमजोर होती है, तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। मेडिसिन लेने के बाद जो है इम्यूनिटी जो क्षमता होती है बढ़ जाती है, जिससे कि वो बीमारी भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा क्या, हमारी बॉडी की ताकत, जो हमारी बॉडी की ये इम्यूनिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रखा है प्रतिरक्षा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 1+3 बात करेंगे तो 1+3 यानी कि यहाँ पर जो बात होगी प्रतिरक्षी क्या है, ये 1 नंबर का 1+2, सॉरी बच्चे यहाँ पे लिखा होगा 1+2 यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। प्रतिरक्षा क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी। हमारा शरीर दिन भर लगातार रोगजनक जीवाणु, विषाणु, कवक, प्लेटे हेलमिंथीज आदि के संपर्क में आता रहता है। इनके प्रभावों को रोकने की शरीर में क्षमता प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है। इस प्रकार का बना तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। बात करेंगे यह कितने प्रकार के होता है, तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है प्रतिरक्षा, एक होती है अपशिष्ट प्रतिरक्षा, एक होती है विशिष्ट प्रतिरक्षा। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसकी लैंग्वेज नहीं लिख रही, लेकिन आपको भी कम से कम इसकी लैंग्वेज लिखनी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चौथे के गैर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्या नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन से आपका समझते हैं हमारे जीवन में इसका क्या आर्थिक महत्व है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप 110% पढ़ कर जाइयो, ये क्वेश्चन आपका रखा ये क्वेश्चन। देखो मधुमक्खी पालन हो गए, मछली पालन हो जावे, या जानवर पालन हो गए, या और भी कोई कीट पालन हो जावे, तो पालन का एक क्वेश्चन तो 100% श्योर आता ही आता है। कोई भी एक पालन पढ़ कर जाइयो, मधुमक्खी पालन हुआ, कीट पालन हुआ, और मुर्गी पालन हुआ, मछली पालन हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको पढ़कर जाना है। इस पालन के क्या उपयोग होते हैं और क्यों पाले जाते हैं, सब प्रक्रिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका मधुमक्खी पालन, कौन से क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन तो आपको पालन का क्वेश्चन तो आपको पढ़कर जाना है। सब पालन में से एक ना एक पालन आपका जो है क्वेश्चन पेपर में रखा होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है चौथे का गै। मधुमक्खी पालन से आपके समझते हैं हमारे जीवन में इसका आर्थिक महत्व बताइए, हमारे जीवन में इसका आर्थिक महत्व बताना। देखो तो शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी को कृत्रिम विधि द्वारा पालने की क्रिया को मधुमक्खी पालन कहते हैं। कृत्रिम विधि यानी कि इंसानों द्वारा पालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारे पास कृत्रिम कहलाती है। विधि द्वारा पालने की क्रिया को मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक बहुरूपी कीट है। यह हजारों की संख्या में मोम के छत्ते के भीतर कॉलोनी बनाकर रहती हैं। कॉलोनी का प्रमुख सदस्य रानी मधुमक्खी द क्वीन है, जो लगभग 5 वर्षों तक जीवित रहती है। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा आर्थिक महत्व की बात करेंगे, हमारे जीवन में क्या महत्व है मधुमक्खी पालन का। तो मधुमक्खी को व्यापारिक रूप से शहद यानी कि व्यापारिक रूप से शहद है लिखा होगा, शहद, मोम, मधुविष क्या होता है, एक एंटीबायोटिक्स होती है, आदि के लिए क्या होता है, उसको आदि के लिए पाला जाता है। ठीक है, आदि के लिए पाला जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, देखो चौथे क्वेश्चन का जब बात होगी, चौथे क्वेश्चन का हमें मिलेगा क्या क्वेश्चन, एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए। पेनिसिलिन क्या है, एक मेडिसिन है जो एंटीबायोटिक होती है, जो इम्यूनिटी पावर क्या करती है, बढ़ाती है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की जो क्षमता रखती है वो पेनिसिलिन और भी मेडिसिन होती है। लेकिन देखो यहाँ पे लेकर आया पेनिसिलिन क्या है, एक मेडिसिन है। ठीक है, पढ़कर देखते हैं। एंटीबायोटिक्स को परिभाषित कीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन के महत्व को स्पष्ट कर दिए। देखो एंटीबायोटिक को हिंदी में बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं हिंदी में प्रतिजैविक सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है जो रोगकारक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नष्ट करता है। तो देखो एंटीबायोटिक क्या होती है, एक मेडिसिन है जिसको हम हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं, जो शरीर में जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, सूक्ष्म जीव जो आते हैं शरीर में जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, उनकी क्षमता को खत्म करना यानी कि नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बताओ, एंटीबायोटिक्स कहलाती है, जिसको प्रतिजैविक बोलते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन पेनिसिलिन है। सबसे पहले जो मेडिसिन थी वो कौन थी, देखो वो पेनिसिलिन थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि सबसे पहले मेडिसिन की जो उत्पत्ति की, सबसे पहले जो मेडिसिन थी उस मेडिसिन का नाम क्या था, तो हम लिखेंगे बच्चे पेनिसिलिन। ठीक है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में की थी। आर्थिक महत्व की अगर बात करेंगे, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है जिसका उपयोग बैक्टीरिया के संक्रमण और उसके रोकथाम करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
क्या क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन क्या नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। इसके भी 4 क्वेश्चन होंगे, कै, खे, घे और गे और घे। अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। देखो अंडाणु जनन, मादा में अंडाणु जनन की, देखो अंडाणु जनन होता क्या है, यानी कि अंडे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, अंडे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो कि जनन प्रक्रिया के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अंडे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अंडाणु जनन कहलाएगी। उसका चित्र कैसा होगा, मैंने आप देखो अभी दिखाऊंगा आपको। अंडाणु जनन क्या है, मादा में अंडाणु जनन की जनित कोश उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। एक तो होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, और एक होती है ग्रोथ फेज, और एक होती है म्यूटेशन फेज। तो मैंने इस जगह इसका ग्राफ बना रखा है, आपको ग्राफ समझाते हैं। देखो तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर 1 पे जो देखा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फेज, तो मल्टीप्लिकेशन फेज की अगर बात करेंगे तो जिसको हिंदी बोलते हैं गुणन प्रवस्था। देखो गुणन प्रवस्था क्या है, अंडाशय को स्तरित करने वाली प्राथमिक जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर संख्या वृद्धि करती है। देखो ये समसूत्री विभाजन है, कौन सा विभाजन है, देखो ये समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक जनन कोशिका होती है, यहाँ पर लिख रखा है अंडाशय को स्तरित करने वाली प्राथमिक जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर संख्या में वृद्धि करती है। इस कोशिकाओं को अंडाणु जनन या डिंबाणु जनन कोशिका, जिसको ओगेनियम कहते हैं। देखो तो ये समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक कोशिका होती है, ये विभाजन होकर नई कोशिका बनाती है। क्या बनाती है बताओ, नई कोशिका बनाती है। और ये भी और 2 जगह डिवाइड हो जाती है। तो जो समसूत्री यानी विभाजन मतलब होता है समान रूप में टूटे। ठीक है, फिर अंडाणु जनन कोशिका बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जिसको यहाँ लिख रखा है, जिसको अंडजननी कोशिका कहते हैं। नंबर 2 की अगर बात करेंगे, नंबर 2 पे तो क्या लिख रखा है, वृद्धि प्रवस्था, जिसको बोलेंगे ग्रोथ प्रवस्था। गुणन प्रवस्था में बनी अंड कोशिका, गुणन प्रवस्था में बनी अंड कोशिका, कोई भी एक अंड कोशिका ले लो। गुणन प्रवस्था में बनी अंड कोशिका पोषक पदार्थ एकत्रित करके, यानी कि ये वाला जो अंड कोशिका है पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में वृद्धि करती है। देखो आकार में क्या हो गया, देखो आकार में वृद्धि करती है। निश्चित आकार ग्रहण करने के पश्चात यह विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। ये वाली जो अंड कोशिका होगी पोषण प्राप्त करेगी और आकार में वृद्धि करेगी। आकार में वृद्धि होने के बाद ये भी आकार में वृद्धि करने के बाद ये भी विभाजन के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। देखो ये भी 2 जगह क्या हो जाती है, डिवाइडिंग हो गई, विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। प्रत्येक कोशिका अब प्राथमिक अंड कोशिका यानी कि प्राथमिक ओयोटोट कहलाती है। सही है, परंतु सभी अंड कोशिकाएं प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनाती हैं। देखो जो प्राथमिक अंड कोशिकाएं, सभी अंड कोशिका प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनाती। इनमें से कुछ कोशिका छोटी रह जाती हैं। देखो जैसे ये कोशिका रह गई, छोटी रह गई, इनमें कुछ कोशिका छोटी रह जाती हैं। जो प्राथमिक अंड कोशिका होती हैं तो वो जो 2 या 2 से जगह डिवाइड, जो वो विभाजित होंगी यानी कि 2 जगह 3 जगह डिवाइडिंग होंगी, तो वो सभी कोशिका ही अंड कोशिका नहीं बनाएंगी। कुछ कोशिका छोटी रह जाती हैं, कुछ कोशिका छोटी रह जाती हैं, जिन्हें पुटक कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिका ऐसा, देखो ये कोशिका कौन सी, ये है बेटा पुटक कोशिका। कौन सी कोशिका, ये पुटक कोशिका। अब नंबर 3 की अगर बात करेंगे, नंबर 3 पर लिख रखा परिपक्वन प्रावस्था, म्यूटेशन डिवीजन। ठीक है, ये फेज बोल दो इसको। इसमें देखो नंबर 1 पे क्या लिख रखा है, ये भी इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे देखो ये लिख रखा है ए, और नंबर बी पे क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है। परिपक्वन प्रावस्था में नंबर 1 पर क्या है, प्रथम परिपक्वन विभाजन। देखो नंबर 1 हेडिंग ये बन रखी है, तो इसमें लिख रखा है प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम परिपक्वन विभाजन से अंडोत्सर्जन के समय होता है, यह प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि यहाँ पे जो कोशिका बन के आ गई तो प्रथम अर्ध कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, नंबर 2 की बात करेंगे, द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। यह विभाजन द्वितीयक अंड कोशिका के अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद आरंभ होता है तथा उस समय तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं करता। यह द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके द्वितीयक अंड कोशिका पुनः विभाजित होकर एक छोटी द्वितीय ध्रुवीय कोशिका तथा एक बड़ी परिपक्वन कोशिका अणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो देखो यह भी 2 जगह डिवाइड हो जाता है, फिर भी यहाँ भी एक पुटक कोशिका बनेगी, छोटी कोशिका, और एक बड़ी कोशिका का होगी, बड़ी कोशिका बनकर जाएगी जब तक बनती रहेगी, जबकि यहाँ ये शुक्राणु के निर्माण के लिए ये जो है यहाँ भी लिख रखा, देखो शुक्राणु जब तक ये पूर्ण रूप से जब तक नहीं बन पाएगी, अंडाशु जब तक बन पाएगा ये पूर्ण रूप से, जब तक कि इसमें शुक्राणु प्रवेश नहीं कर जाता। शुक्राणु प्रवेश करने की जब पूरी प्रक्रिया बन जाएगी तो अंडाणु बन के हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे बच्चे, देखो यहां तक आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4 का
फाइव का क्या हो गया, फाइव का क्या हो गया, फाइव के अब ख्या की बात करते हैं। ख्या में लिख रखा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ लिख रखा है देखो उत्परिवर्तन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन थ्योरी, सही है, म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के जीव विज्ञानी होगो ड्यू ब्राइस 1901 में प्रतिपादित किया गया था। होगो डी ब्राइस ने किसी जाति के पादपों में आकस्मिक रूप से होने वाले वंशगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा। आर्थिक महत्व की अगर बात करेंगे, उत्परिवर्तन का आर्थिक महत्व की अगर बात करेंगे, उत्परिवर्तन के कारण जीव में विकासशील विभिन्नता कम समय में उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2 की बात करेंगे, एक जनन जाति से कई मिलती जुलती जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 3 की बात करेंगे, कृषि उत्परिवर्तन द्वारा अनेक उत्पन्न फसलें की प्रजातियाँ तैयार की गई हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया। देखो क्वेश्चन है अगला वाला 5वें का गया क्वेश्चन की बात करेंगे, पुष्प क्या है, इसके विभिन्न भावों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो लिख रखा पुष्प, जिसको फूल भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे फ्लावर। ठीक है, यह विशिष्ट प्रवाह है जो लैंगिक जनन के लिए एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और यह फल और बीज बनाता है। यह फल और बीज बनाता है कौन, पुष्प। ये जो लिख रखा है, ये देखो ये बन रखा है, क्या बन रखा है, ये पुष्प। तो किसका निर्माण करता है, ये फल और बीज का निर्माण करता है। पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प के 3 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग। देखो मैंने इसको भी ग्राफ भी बना रखा है, इसका भी ग्राफ आपको बताते हैं। ये आगे देखो सामने आपके पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आगे आगा आपका। ठीक है, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 है बाह्य दल के क्या बोलते हैं हम, ये क्या है बाह्य दल, ये पुष्प का प्रथम भाग है। ये पुष्प का क्या है बताओ, प्रथम भाग है। तो ये सबसे बाहर वाला जो भाग हो, ये वाला जो भाग हो, ये वाला भाग, इसको बोलेंगे बाह्य दल। क्या बोलेंगे, देखो इसको बाह्य बोलेंगे, बाह्य दल। जो स्टार्टिंग में पुष्प के क्या होते हैं, घिरा हुआ रहता है। ये पुष्प, इसको मानेंगे पुष्प है ये पुष्प। तो पुष्प का जो घिरे रहता है स्टार्टिंग में, जो मन का आता है, जो पूरा हरे कलर का होता है, उसे क्या बोलेंगे, बाह्य दल बोलेंगे। ठीक है, यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र है। इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। इसकी इकाई को क्या बोलेंगे, बाह्य दल। जब पुष्प इसके अंदर बंद था पुष्प, स्टेप के जब स्टार्टिंग में पुष्प इसके अंदर बंद था, जो हरे कलर का होता है, तो उसे बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। यह प्राय हरे रंग के होते हैं तथा कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। जब कली होती है, कली निकल कर आती है पुष्प की, तो उसकी रक्षा कौन करता है, बाह्य दल करता है। नंबर 2 की बात करेंगे, दलपुंज। किसकी बात करेंगे, दलपुंज, जिसको लिख रखा है इंग्लिश में कोरोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। यह पुष्प का क्या है बताओ, दूसरा चक्र है, जो ये खुल का आता है। देखो ये जो है, ये पुष्प का क्या है बताओ, ये पुष्प का दल है। ये पुष्प का दूसरा चक्र है, जो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग कलर का होता है। और मनुष्य को और कीटों के करता आकर्षित करता है। मनुष्य और कीटों के करता आकर्षित करता कौन, दल। सही है, जो बाह्य दल खुलने से जो निकल कर आता है हरे कलर का, हरे कलर के बाद हरे कलर को हटने से जो खुल का आता है गुलाबी कलर या रेड कलर, गुलाब का फुल कलर कैसा होता है, रेड कलर। अलग अलग पुष्प के अलग अलग कलर होते हैं, जो कलर जो निकल कर आ रहे हैं उसको बोलेंगे दल। और वो जो कलर होते हैं उसका कार्य का होता है, वो कीटों और मनुष्यों के करता आकर्षित करता है। हरियाली क्या बोलते हैं, चलो आगे पढ़ के देखते हैं। यह पुष्प का चक्र है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। यह प्राय रंगीन होते हैं एवं कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। ठीक है, नंबर 3 की अगर बात करेंगे, पुमंग। किसकी बात करेंगे, पुमंग। देखो ये वाली इसकी अगर हम बात करें, ये वाला चित्र जो है, ये जो है बना रखा है, ये क्या बताओ, पुमंग है। पुमंग का पूरा वाला भाग क्या कहलाएगा, पुंकेसर कहलाएगा। इसको बोलते हैं तंतु, जबकि इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। सही है। नंबर 3 पे देखो पुमंग, जिसको बोलते हैं एंड्रोजियम। ये अच्छा, पुमंग को एंड्रोजियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंड्रोजियम का मतलब ये होता है कि नर्ग के यानी कि जो मेल होता है, मेल के गुप्त पार्ट को स्टडी, मेल के गुप्त पार्ट की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, एंड्रोजियम बोलते हैं। सही है। जो पुष्प का तीसरा चक्र है, जिसे नर जनन अंग प्राय, जिसको नर जनन अंग भी बोलेंगे। प्राय अनेक इसमें क्या होते हैं, पुमंग में क्या होते हैं, अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। नंबर 4 की अगर बात करेंगे, जयांग। तो देखो ये जो बना हुआ है, ये जो कलर चेंज करते हैं, देखो ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है, ये स्टेप से ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम जयांग। क्या बोलते हैं इसको, जयांग। जिसका ऊपर वाले भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। ये वाला भाग क्या कहलाएगा इसका, वर्तिका।
और ये वाला भाग जो होगा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका अंडाशय। इसके अंदर किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो जैंग की बात करेंगे, ये पुष्प का चौथा चक्कर है जिसको मादा अंग कहते हैं। प्राय एक या एक से अधिक अंडक और स्त्री केसर इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। देखो, और जैंग को बोलते हैं गायनोजियम, और गायनोजियम का मतलब होता है फीमेल के गुप्त पार्ट की स्टडी करना क्या कहलाएगा, हमारे पास गायनोजियम कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला ये क्वेश्चन हो गया, इससे अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 का गया क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, जो आधार कार्ड वगैरह जो बनाए जाते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंट जो हाथ पे कहीं भी अगर हम अंगूठा लगाते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे होते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और भी कार्य होते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखो लिख रखा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग अपराधी मामले, बलात्कारी को पहचानने, मृत्यु व्यक्ति की पहचान करने, बच्चों की माता पिता से पहचान कराने आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे अंगुलन छापन भी कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज 1985 में ब्रिटिश के एलेक्स जेफरी ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आ जाए कि जो बलात्कारी होते हैं उनकी पहचान करने, बच्चा अगर खो जाता है तो बच्चे को माता पिता से पहचान कराने किसका उपयोग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। और अपराधी को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल याद रखा जाओ, बिल्कुल बना कर लिख दोगे आप चाहो तो इसको क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, छठे क्वेश्चन किसकी बात करेंगे, छठे का क्या की बात करेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। देखो पीछे मैं बताया था कि पिरामिड तो आपको आना है। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, किस स्थिति में उल्टा पिरामिड बनता है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड या स्तूप जिसको बोलते हैं इकोलॉजी पिरामिड, किसी परिस्थिति की तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला उत्पादन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, सर्वोत्तम उपभोक्ता, विभिन्न पोषी स्तर की संख्या इकोलॉजी पिरामिड कहलाती है, जिसको परिस्थिति पिरामिड कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको स्टेप से अगर आप बनाओगे, स्टेप से ये, ठीक है, अगर आप जो स्टेप से बनाओगे ये, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर हम मान लें यहाँ पे घास है, यहाँ पे क्या है, घास है, घास, यहाँ पे क्या है, घास, और यहाँ पे है मेंढक, और यहाँ पे है उसका क्या बोलते हैं, सांप, और सांप को खा के वो खागी चील, या जिसको बोलेंगे हम बाज, क्या खा गया, बाज। ये है उत्पादक, क्या है ये, उत्पादक, सही है। ये है प्राथमिक उपभोक्ता, ये है द्वितीयक उपभोक्ता, और यह है सर्वोहारी, यानी कि यानी कि जो सर्वोहारी बोलेंगे तो सर्वोच्चम उपभोक्ता। तो ऐसे पिरामिड बनते हैं, ये पिरामिड बन के आते हैं। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, जैसे कि लिख रखा है कि पिरामिड ये कितने प्रकार के होते हैं। पिरामिड जो होते हैं, हाँ देखो, पिरामिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संख्या पिरामिड, जिसको पिरामिड ऑफ नंबर बोला जाता है। एक होता है जेब भार का पिरामिड ऑफ बायोमास बोला जाता है जिसको। और नंबर 3 की बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड होता है, जिसको पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं। खोजकर्ता की अगर बात करें तो चार्ल्स एल्ट्रॉन ने 1927 में क्या करती इसकी खोज की थी, सही है। उल्टा पिरामिड की अगर बात करें तो जेब भार का उल्टा पिरामिड, इसको अगर उल्टा कर दें, इसको नहीं, अगर यहाँ पे अगर मैं बना दूँ मैं मछली, क्या बना लीजिएगा, मछली, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होती है, मछली होती है, मछली, सही है। फिर छोटी मछली, फिर जीव, फिर घास वगैरह उसमें होगी। तो हम कह रहे हैं कि जेब भार का उल्टा पिरामिड तालाब बनाता है। तालाब को जैसे मछली होती है, बड़ी मछली फिर छोटी मछली, तो इसका उल्टा पिरामिड बनता है। जेब भार का उल्टा पिरामिड तालाब बनता है, क्योंकि बड़ी मछली सर्वाधिक उपभोक्ता है, इस कारण तालाब के लिए जेब भार का उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन करा है डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो डाउन सिंड्रोम की खोज डाउन ने सन 1866 ईस्वी में की थी। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति मस्तक चौड़ा, गर्दन एवं उंगलियां तथा फूली हुई, कद छोटा, मंद वृद्धि, खुदरी त्वचा, मोटी जीभ आदि लक्षण समानता पाए जाते हैं। इसी कारण इसको मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, सही है। जैसे कि मंगोलियन जो लोग बार होते हैं, उनका सिर
सिर चौड़ा, खुदरी त्वचा, मोटी जीभ, मंद वृद्धि आदि प्रक्रिया, छोटा कद जो होते हैं, अगर इससे डाउन सिंड्रोम की कमी हो जाती है तो उसमें ये प्रक्रिया हो जाती है जिसको हम मंगोलियन जड़ता कहते हैं। और ये वाली जो बीमारी पाई जाती है ये मंगोलियन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुवांशिकी कूट क्या है, इनके प्रमुख विशेषता बताइए, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिक्स कोड। नाइट्रोजनिक क्षार का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणु का संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। इसी प्रकार 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकूट यह कहलाता है। विशेषता की अगर बात करें, अनुवांशिकी कूट त्रिक होता है, यानी कि ट्रिपलेट होता है। अनुवांशिकी प्रकूट की खोज नीरेनबर्ग एवं मैथाई 1961 ईस्वी में की थी। विभिन्न प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को प्रकट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन गैसों का संयोग से अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया था। तो मिलर ने अपने प्रयोग में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प का उपयोग किया। इन्होंने हाइड्रोजन, मेथेन तथा अमोनिया 2:1 के अनुपात में लिए थे। सर्वप्रथम गायसिन तथा एलेनिन अमीनो अम्ल बने थे। विस्तृत उत्तर प्रश्न की बात करेंगे, दो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा, मैंने इसकी राइटिंग नहीं की है क्वेश्चन की, लेकिन मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर, अगर हम 7th क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 7th क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन आवर्त चक्र अथवा रजोधर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन साइकिल, क्या है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन नहीं आवे इस चैप्टर में से, जनन चैप्टर है। चैप्टर जो है कि क्या है कि जनन, इकाई जो है हमारे पास इकाई 2 है, नहीं इकाई 1 है, इकाई क्या है 1 है, और चैप्टर नंबर 2 क्या है जनन, चैप्टर नंबर 2 क्या है जनन। जनन में से तो क्वेश्चन आगे आएगा। इन 4 क्वेश्चन को मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि इन 4 क्वेश्चन में से एक ने क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आपके सामने आगे आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं कह रहा हूँ इस वाली बात को। देखो पहला का क्वेश्चन की बात करें, 7वें क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो यहाँ लिख रखा है 7वां क्वेश्चन, आवर्त चक्र अथवा रजोधर्म म्यूटेशन सर्किल क्या है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, मादा के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मादा का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको नर का भी आ सकता है, यहाँ पे आपको नर का भी आ सकता है, नर के जनन तंत्र। इन दोनों क्वेश्चन को तो आपको इन तीनों क्वेश्चन को आपको तो इस चैप्टर में से, जनन चैप्टर से पढ़ के जाना है। जनन चैप्टर में से इस क्वेश्चन को तो आपको पढ़ के जाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, देखो 8वां क्वेश्चन कह रहा है, पुनर्योजन डीएनए तकनीकी क्या है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में प्रयुक्त एंजाइम का वर्णन कीजिए। अथवा न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिस्थापित डीएनए का अणु का द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। ये 8वां क्वेश्चन तो आपको इस बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ कर जाओ, 110% ये क्वेश्चन आपको रखा है, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको ये क्वेश्चन रखा है। अगर मैं क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ बनाकर दिखाऊं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो में, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि ये वाला क्वेश्चन तो आपको पढ़ के ही जाना है, आवर्त चक्र का और नर के जनन तंत्र या मादा का जनन तंत्र, ये तो बोर्ड में आते आता है और इस साल भी आएगा। क्या नंबर में, 5 नंबर में। 6ठे क्वेश्चन की अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें, डीएनए का क्वेश्चन तो आगा। देखो वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की संरचना के वर्णन कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, ये भी क्वेश्चन पढ़ के जाओ, साथ में आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन, ये अलग जो क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए का द्विकुंडली मॉडल की संरचना का वर्णन कीजिए। ये तो क्वेश्चन आपका आते आता है बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करेंगे, लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों के लिए, पक्षी तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन जो है अथवा, ये क्वेश्चन तो आपका अथवा टिप्पणी लिखना आना है, 2 टिप्पणी तो आपकी आगे 2.5 नंबर में, कौन सी भी 2 टिप्पणी बनकर आ जाए में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर से टिप्पणी लिखिए। अनंत प्रजनन क्या है, जैविक खाद क्या है, लाभदायक कीट क्या है, वो भारत में वन्य प्राणी क्या है। इनमें से किसी 2 पर टिप्पणी लिखनी है। एक क्वेश्चन आपका क्या नंबर होगा, 2.5 नंबर का होगा। ठीक है, दोनों 2 टिप्पणी कर देंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा आपका, 5 नंबर मिल जाएंगे। मैं लास्ट में आपसे सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि आप बायो की लोग तैयारी तो कर रहे हो, आप बायो की तैयारी कर रहे हो, अपनी मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन एक्टिव माइंड तो बनाओगे, हमें करना क्या है। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि जितना हो सके आप 3 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ो, 3 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ो, टिप्पणी बनकर आ जाएगी। अगर कम से कम आपने 30 से 35 से 40 क्वेश्चन तैयार कर लिए 3 नंबर के, तरीका समझ गए कि कैसे कैसे लिखना होगा क्वेश्चन को, हमें 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखना होगा, उससे आपका लॉन्ग बन जाएगा, उससे आपका क्या बन जाएगा, शॉर्ट बन जाएगा। तो आप जो है ज़्यादा तैयारी करो 3 नंबर के क्वेश्चन की। और मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में जो आपको
अगली वीडियो जाएगी, उसमें सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर के कराऊंगा। उसी 3 नंबर के क्वेश्चन से आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाइयो, उसी 3 नंबर के क्वेश्चन से आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाइयो, और वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन को आप पढ़ो, जो कि 40 से 50 वर्डों में क्या होता है, लिखना होता है। तो 3